लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म करने के बाद अब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो लेक्चर दैट इज़ SBCC 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब ये लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हैं। नंबर 1 law of conservation of mass, number 2 law of constant proportion, number 3 of law of multiple proportion, number 4 law of gaseous volume and number 5 Avogadro's law। अब हम इन लॉज को एक एक करके डिटेल में लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट वाज गिवन बाय लेवोसियर इन 1789। It can be stated as matter cannot be created nor destroyed. However, one form of the matter can be changed into other and vice versa. Law of conservation of mass को सबसे पहले लेवोसियर ने 1789 में दिया था और इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे वाटर को हम वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड वाटर को हम वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं और वाटर वेपर को हम लिक्विड वाटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाटर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मासेस का सम प्रोडक्ट के मासेस के सम के बराबर होता है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस रिएक्शन में 2 mg प्लस O2 ये रिएक्टेंट हैं, इनके मासेस का सम आता है 80 ग्राम और यहाँ प्रोडक्ट क्या है 2 mgO है। इन प्रोडक्ट के मासेस का सम जो आता है वो भी 80 ग्राम होता है। तो रिएक्टेंट के मासेस का सम भी 80 ग्राम है और प्रोडक्ट के मासेस का सम भी 80 ग्राम है। तो फिर ये रिएक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के मासेस का जोड़ है 44 और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्ट के मासेस का जोड़ है 44। तो रिएक्टेंट के मासेस का जोड़ भी 44 है और प्रोडक्ट के मासेस का जोड़ भी 44 है। तो ये रिएक्शन भी इन अकॉर्डिंग यानी गवर्न कर रही है, इज गवर्न बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रिएक्शन भी क्वेश्चन नंबर 2 भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से गवर्न की जा रही है। इसी तरीके से रिएक्शन नंबर 3 में रिएक्टेंट H2 एंड O2 हैं और प्रोडक्ट 2H2 है। यहाँ रिएक्टेंट के मासेस का सम है 36 ग्राम और यहाँ प्रोडक्ट के मासेस का सम भी 36 ग्राम है। तो यहाँ रिएक्टेंट के मासेस का रिएक्टेंट के मासेस का जोड़ प्रोडक्ट के मासेस के जोड़ के बराबर है। इसलिए ये रिएक्शन थर्ड भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इट इज ए क्वेश्चन ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दिस क्वेश्चन it is given that if the law of conservation of mass is true, then when 20.8 gram of BaCl2 on reaction with 9.8 grams of sulfuric acid will produce 7.3 grams of HCl and how many grams of barium sulfate? These are the 4 options. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें यह दिया गया है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है तो बैरियम क्लोराइड का 20.8 ग्राम जब सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम से रिएक्ट करता है
तो 7.3 ग्राम HCl बनते हैं और कितने ग्राम बैरियम सल्फेट बनेगा। इसके 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम बैरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ये इस तरीके से होगी, BaCl2 प्लस H2SO4 गिविंग यू BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस 2HCl। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है तो रिएक्टेंट के मासेस का जोड़ बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के मासेस के जोड़ के बराबर। अब BaCl2 का मास कितना यहाँ दे रखा है, BaCl2 का मास यहाँ दे रखा है ये 20.8 ग्राम, तो हमने यहाँ लिख दिया 20.8 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 9.8 ग्राम, तो हमने यहाँ लिख दिया 9.8 ग्राम। अब ये जब आपस में मिल रहे हैं तो हमको मिल रहा है HCl और BaSO4। हमको क्या क्या मिल रहा है, HCl और BaSO4। HCl का वेट दे रखा है 7.3 ग्राम, तो फिर पूछ रहे हैं कि फिर BaSO4 का वेट क्या होगा। तो मान लें BaSO4 हो गया X, तो हम इन दोनों को जोड़ लें। इन दोनों को जोड़ने से आता है 30.6 ग्राम और यहाँ X प्लस 7.3 ग्राम। तो अब X की वैल्यू क्या होगी, X बराबर हो जाएगा 30.6 माइनस 7.3 ग्राम, और ये सॉल्व करने से आ जाएगा 23.3 ग्राम ऑफ BaSO4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ट्रू है, क्योंकि हमने जब उसको लगाया तो इस तरीके से हमने BaSO4 का वेट निकाल लिया, जिसको हमने X माना था, X की वैल्यू हमने निकाल ली। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिस वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1799। अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के विषय में बात करेंगे। ये सबसे पहले प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। इन दिस लॉ इट स्टेट्स एज in a pure chemical compound the different elements combined together in a definite proportion or definite ratio of their masses no matter from which source the compound is being obtained। ये लॉ कहता है कि किसी प्योर कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने मासेस के फिक्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी फिक्स रेशो में होते हैं। इससे कोई असर नहीं पड़ता कि कंपाउंड कहाँ से पाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन इन टर्म्स ऑफ मास कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के 3:8 रेशो में हैं, 3:8 रेशो में। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करने से मिल रही तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो मास में रेशो होगा 3:8 का होगा। चाहे कार्बन को हम ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करके पाएँ, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन से पाएँ, उस कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन के मासेज में जो रेशो होगा वो 3:8 का होगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दिस न्यूमेरिकल it is given that an ammonia sample contains 82.65% nitrogen and 17.65%
hydrogen. If the law of constant proportion is correct, what mass of ammonia, what mass of nitrogen will be required to give 10 grams of ammonia? ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। इसमें ये दिया गया है कि अगर अमोनिया के एक सैंपल में 82.65% नाइट्रोजन है और 17.65% हाइड्रोजन है, तो फिर अगर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही है तो अमोनिया के 10 ग्राम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से 10 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए हमें नाइट्रोजन की कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। अमोनिया के गिवन सैंपल के अंदर नाइट्रोजन 82.65% है, तो इन गिवन सैंपल ऑफ NH3 नाइट्रोजन इज इक्वल टू 82.65%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें 100 ग्राम अमोनिया बनाना है तो हमें नाइट्रोजन के 82.6 ग्राम चाहिए होंगे। इट मीन्स दैट in getting 100 grams of NH3, amount of nitrogen will be 82.65 ग्राम। तो यूनिटरी मेथड से अगर 1 ग्राम अमोनिया चाहिए तो कितने नट लगेंगे? 82.65 अपॉन 100। और 10 ग्राम, अब इस तरीके से 10 ग्राम अमोनिया को बनाने के लिए कितने लगेंगे नाइट्रोजन के? ये हो जाएगा 82.65 इंटू 10 अपॉन 100। और ये सॉल्व करने से आ जाएगा 8.205 ग्राम ऑफ N2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द क्वेश्चन इज 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल burnt in oxygen gave 3 grams of oxide of the metal, and 1.5 gram of the same metal when heated in steam gave 2.5 gram of oxide of the same metal. Show these results illustrate the law of constant proportion. ये क्वेश्चन नंबर 2 भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। इसमें यह बताया गया है कि जब किसी मेटल के 1.8 ग्राम को ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया तो उसने मेटल की 3 ग्राम मेटल की ऑक्साइड दी, और जब उसी मेटल के 1.50 ग्राम को स्टीम में हीट किया गया तो फिर उसने 2.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड दी। तो ये रिजल्ट हमें ये देखना है कि ये रिजल्ट शो करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इन फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ मेटल, फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल कितना है? 1.8 ग्राम। ये है 1.8 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड के वेट से हम मेटल का वेट घटा देंगे। तो मेटल ऑक्साइड का वेट यहाँ कितना है, 3 ग्राम। 3 में से 1.8 ग्राम घटा देंगे। 3 माइनस 1.80, ये आ जाएगा 1.2 ग्राम। यहाँ मेटल और ऑक्सीजन की रेशो कितनी आ गई, मेटल ऑक्सीजन यहाँ मेटल ऑक्सीजन रेशो कितनी आ गई, मेटल ऑक्सीजन रेशो, मेटल है 1.80 और ऑक्सीजन है 1.2, ये रेशो आ गई 1.5। इन सेकेंड मेटल ऑक्साइड, इन सेकेंड मेटल ऑक्साइड वेट ऑफ मेटल कितना है, सेकेंड मेटल ऑक्साइड में वेट ऑफ द मेटल है 1.5 ग्राम और मेटल ऑक्साइड का वेट है 2.50 ग्राम। वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 1.50 ग्राम। और फिर यहाँ पर वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यानी मेटल ऑक्साइड के वेट से हम मेटल का वेट घटा देंगे। तो मेटल का ऑक्साइड का वेट यहाँ दूसरे में 2.5 है और हमने इसके अंदर से 1.5 घटा दिया, ये हो गया 1 ग्राम। अब देखिए यहाँ मेटल ऑक्सीजन रेशो क्या आ गई, मेटल ऑक्सीजन रेशो क्या आ गई, 1.50/1, दैट इज 1.5। तो दोनों में मेटल ऑक्सीजन रेशियो जो है वो 1.5 आ रही है। एक को ऑक्सीजन के साथ हीट करके मेटल ऑक्साइड बनाई गई, दूसरे में स्टीम में मेटल ऑक्साइड बनाई गई, दोनों में मेटल ऑक्सीजन रेशियो एक ही आ रही है। इसका मतलब ये इससे मेटल ऑक्साइड में जो मेटल की मेटल ऑक्साइड बन रही है उसके अंदर मेटल और ऑक्सीजन का रेशो सेम है, कांस्टेंट है। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये मेटल ऑक्साइड किस तरीके से बनाई जा रही है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाई जा रही है या स्टीम के साथ बनाई जा रही है। तो ये जो है, और यही बात लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। तो ये हमारे रिजल्ट जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के को इलस्ट्रेट कर रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, it was given by Dalton. It can be stated in this way: when fixed mass of an element A combines with different masses of another element B, giving two or more than two compounds, then the different masses of element B in these compounds are in simple multiple ratio, or they are in simple multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक एलिमेंट ए का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के बी के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, तो इन सारे कंपाउंड के अंदर जो रिएक्टेंट बी के डिफरेंट मासेस हैं उनके बीच में सिंपल मल्टीपल रेशो होगा, या सीधे ये सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में होंगे। अब हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्जाम्पल्स के
एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम ले रहे हैं पहली एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ नाइट्रोजन का, हमने यहाँ नाइट्रोजन का फिक्स मास लिया और ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस लिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। ये कंपाउंड जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो पहला ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। और दूसरा कंपाउंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। चौथा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पांचवा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन के मास और नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास में 28:16 का रेशो है। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड के नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास में 14:16 का रेशो है। इसी तरीके से नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 28:48 का रेशो है। इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का 14:32 रेशो है। इसी तरीके से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास का 28:80 रेशो है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, इस रेशो को सिंप्लीफाई कर लें तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस में 7:4 का रेशो हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस में 7:8 का रेशो हो जाएगा। और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 7:12 का रेशो हो जाएगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये 7:16 का रेशो हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मासेस में 7:20 का रेशो हो जाएगा। इन सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट कर रहा है। और ये ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस हैं वो आपस में मल्टीपल हैं 4 के, क्योंकि ये 4 की टेबल में आते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ से कहें 4 2 8, 4 3 12, 4 16 एंड 4 5 20। तो ये सब 4 8 12 16 एंड 20 एक दूसरे के मल्टीपल हैं। और ये मल्टीपल किसके हैं? 4 के हैं। 4 के मल्टीपल हैं क्योंकि ये 4 की टेबल में आते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बनने में नाइट्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट कर रहा है। और ये डिफरेंट मासेस जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं क्योंकि ये 4 की टेबल में आ रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने में नाइट्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट कर रहा है जो कि एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अतः ये एग्जाम्पल जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करती है। तो ये एग्जाम्पल जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, सिंस इन दिस एग्जाम्पल फिक्स मासेस ऑफ नाइट्रोजन react with different masses of oxygen which are multiple of 4, therefore formation of oxides of nitrogen illustrate the law of multiple proportion। इस तरीके से हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बनने में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिखाया है, इलस्ट्रेट कर दिया है, प्रूव कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हाइड्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बना रहा है। अब इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेस हैं उसके अंदर 2:16 का रेशो है। इसको और हम सिंपल करें तो ये रेशो हो जाता है 1:8 का रेशो हो जाता है। इसी तरीके से H2O2 में हम देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में
हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2:32 का रेशो है। 2:32 का रेशो है। 2:32 का रेशो है। अगर सिंपल कर दे 1:16 का रेशो हो जाता है। अच्छा, अब हम ये देखें कि 8 और 16 एक दूसरे के मल्टीपल हैं। 8 और 16 एक दूसरे के मल्टीपल हैं, क्योंकि ये 4 के टेबल में आते हैं, ये एक दूसरे के मल्टीपल हो गए। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड यानी H2O और H2O2 बनाता है, तो हाइड्रोजन का फिक्स मास यानी 1 ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस में एक दूसरे के मल्टीपल है, यानी एक 8 है, दूसरा 16 है, ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, क्योंकि ये 4 के टेबल में आते हैं। इसी बात को यहाँ पर हमने लिख दिया है। सिंस in the formation of H2O2, fixed mass of hydrogen reacts with different masses of oxygen, which are multiple of 4, 8, 16. Hence, the formation of H2O2, formation of H2O and H2O2 from hydrogen and oxygen illustrate the law of mass, law of multiple proportion. तो इस तरीके से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, यानी H2O बन रहा है और H2O2 बन रहा है, तो H2 का फिक्स मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट कर रहा है, और ये जो डिफरेंट मासेस ऑक्सीजन के हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O2 और H2O और H2O2 का बनना जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बता रहा है, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है। अब हम एवोगाड्रोस लॉ के विषय में बात करेंगे। एवोगाड्रोस लॉ को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गैस के सेम वॉल्यूम्स में उनके मोल्स या मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे। यहाँ पर N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से रिएक्ट करके NH3 का 2 मोल दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस N2 के 1 मोल के अंदर 1 वॉल्यूम होगा, और H2 के 3 मोल के अंदर 3 वॉल्यूम होंगे, और NH3 के 2 मोल के अंदर 2 वॉल्यूम होंगे। और मोल के हर एक 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल होते हैं, हर मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी गैस के सेम वॉल्यूम में इसके मोल या मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम रहता है। गैलुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब हम गैसेस के गैलुसाक लॉ के बारे में विषय में बात करेंगे। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस and product gases, the volume of reacting gases and the product gases are in simple whole number ratio। गैलुसाक लॉ जो कि गैसेस से रिलेटेड है, ये बताता है कि अगर 2 गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, और प्रोडक्ट भी गैसेस है, अगर 2 गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं और प्रोडक्ट भी गैसेस हैं, तो फिर इन रिएक्टिंग गैसेस और जो प्रोडक्ट गैस जो बना है उनके वॉल्यूम्स के बीच में सिंपल होल नंबर रेशो होगा। अब इसको हम इस एग्जांपल से समझा सकते हैं। माना नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से मिलकर अमोनिया बना रही है। तो यहाँ नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल से
रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल्स बना रहा है अकॉर्डिंग टू स्टिकियोमेट्री। अब हमें यह भी मालूम है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस हमें ये मालूम है कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस के सेम वॉल्यूम्स में उनके मोल्स का नंबर सेम होता है। तो अब यहाँ पर अगर ये 1 मोल है तो फिर ये 1 मोल है तो फिर ये 1 वॉल्यूम होगा। नाइट्रोजन का 1 मोल है तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम होगा। हाइड्रोजन के 3 मोल है तो हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम होंगे। और अमोनिया के 2 मोल है तो अमोनिया का 2 वॉल्यूम होंगे। अब हम रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट गैसेस में वॉल्यूम में रेशियो देखें तो वॉल्यूम रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा 1:3:2 का ये वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम रेशियो में सारे नंबर होल नंबर हैं, फ्रैक्शन में नहीं, यानी 1 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो इस तरीके से जो रिएक्टेंट गैसेज और प्रोडक्ट गैसेज जो मिलेंगे उनके बीच में जो वॉल्यूम होंगे उनके बीच में होल नंबर रेशियो होगा, उनके वॉल्यूम के बीच में होल नंबर रेशियो होगा। यही हमारा गैलुसाग लॉ हमें बताता है। अब हम गैलुसाग लॉ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेज पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें है 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 गैस react with 5 volumes of O2 gas, then what volumes of water vapor will be formed। अब हम इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करते हैं तो कितने वॉल्यूम वाटर वेपर मिलेंगे। इसमें ऑप्शन है ए 10 वॉल्यूम, बी 5 वॉल्यूम, सी 2 वॉल्यूम, डी 0 वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होने वाली स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। ये स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। अब इस स्टिकियोमेट्रिक इक्वेशन में हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करके वाटर के 2 मोल, वाटर वेपर के 2 मोल दे रहे हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस हम यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम आपस में मिलकर वाटर वेपर के 2 वॉल्यूम दे रहे हैं। तो इनके बीच में वॉल्यूम रेशियो हुआ 2:1:2 का। अब न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर तो इस रेशियो के हिसाब से यहाँ न्यूमेरिकल में हाइड्रोजन के 10 वॉल्यूम दे रखे हैं और ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम दे रखे हैं। तो अपने आप उसके हिसाब से वाटर के 10 वॉल्यूम बनेंगे। 2:1:2 के रेशो से यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के 10 वॉल्यूम हैं और ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम हैं तो फिर वाटर वेपर के 10 वॉल्यूम बनेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा वीडियो लेक्चर लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारे 11वीं क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री की 11वीं क्लास की पहली यूनिट यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया। पूरी यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टारलाइट एडुटेक पर अवेलेबल हैं। अगर आप
चाहेंगे तो हम आपको इनका लिंक भी भेज सकते हैं, आपकी डिमांड पर हम इसका लिंक भी भेज सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन सर वीडियो लेक्चर को 1 बाय 1 ढंग से देखें, सीरियसली देखें। और अगर इसमें कोई ज़रा सी भी उनको डाउट है या कोई परेशानी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 949425008189 पर कांटेक्ट करके हमसे अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं, चैटिंग के ज़रिए दूर कर सकते हैं, या अपने डाउट्स हमको लिख के भेज दें व्हाट्सएप पर, हम उसका सलूशन उनको भेज सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हों और आपके किस काम के हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टाइलराइट एडुटेक को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने नियर्स और डियर्स में जो कि जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें प्लीज़ शेयर करिए। और आपके ये इतनी सी हमारी जो मदद आप करेंगे उससे हमें बूस्टिंग मिलेगी जेई नीट प्रिपरेशन के लिए और अच्छे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए। आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स देखे, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।